हेलो, वेलकम एवरीवन टू प्रिपेयर विद प्रत्यक्षा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरू करें। तो अगर हम क्विकली ये देख लें कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ाई करी थी, तो हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमने ये देखा था कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए, तो आपका इक्विलिब्रियम अटेन होता है उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, जो आपकी रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होनी चाहिए, तभी आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। इक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं, ये हमने पढ़ा था, होमोजेनस होगा और हेट्रोजेनस होगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि क्लोज्ड वेसल में ही होना चाहिए, राइट। हमने ये भी देखा कि ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ आर कांस्टेंट उस समय। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है वो मिनिमम रहती है उस समय। ये वाला जो ग्राफ है शायद हम देखना भूल गए थे, ये जो अभी इधर मैं बनाकर लाई हूँ, इसका देखो सिंपल सा मतलब यही है कि गिब्स फ्री एनर्जी पहले रिएक्टेंट की सपोज इस लेवल पे थी और प्रोडक्ट की सपोज इस लेवल पे थी, तो इक्विलिब्रियम पे जो गिब्स फ्री एनर्जी आएगी वो इससे भी लो, ये जो आई इक्विलिब्रियम पर ये इससे भी लो आएगी, रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से, दोनों से लो आएगी। ठीक है, दोनों से लो आएगी। ठीक, फिर हमने देखा कि तीन तरीके के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और आयोनिक, तीन तरीके के आपके इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है, ये भी हमने बात कर ली थी। फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम हमने कल कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने यही देखा था कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम होता है जिसपे मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइंड होता है। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम होता है जिसपे आपका बॉइलिंग पॉइंट डिफाइंड होता है। ठीक है, हमने सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम भी पढ़ लिया था जिसमें हमने आउट पासिंग ऑफ गैस या स्ट्रिपिंग ऑफ गैस के बारे में बात करी थी। ठीक है, फिर हमने ये भी देख लिया था कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में ही इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड में नहीं होता है। ठीक है, और फिर हमने हेनरी लॉ से ये भी पढ़ लिया था कि वो वाला, सॉरी आउट पासिंग इसमें नहीं पढ़ी थी हमने, आउट पासिंग हमने इसमें पढ़ी थी, राइट, कि जब गैस सॉल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो। ठीक है, इसमें हमने आउट पासिंग पढ़ी थी। ठीक, तो ये रहा हमारा कल का रिविजन। अब अगर हम आगे बढ़ें तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पीपीटी पे अटैच कर दिए हैं और ये सॉल्व भी हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सपोज टू बी एस्टैब्लिश्ड व्हेन म्यूचुअली अपोजिट रिएक्शन अकर्स, concentration of reactant and resulting product are equal, velocity of mutual opposite reaction become equal, the temperature of mutual opposite reaction become equal. So this is right. ठीक है, this is not right. ज़रूरी नहीं है कि एकदम ही म्यूचुअली अपोजिट रिएक्शन, मतलब वो उसका बेस नहीं है। ठीक है, आपके रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होने चाहिए। ठीक है, कि देखो इसका मतलब क्या है, म्यूचुअली रिएक्शन अकर, इसका मतलब है कि आर से पी बन रहा है और पी से आर बन रहा है, बट अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ अगर कांस्टेंट नहीं हुई, ठीक है, रिएक्शन तो हो रहा है पर ज़रूरी नहीं है ना कि म्यूचुअली अपोजिट रिएक्शन में जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाए, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, हमारा थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। फिर हम ये वाला भी है कि फॉर द इक्विलिब्रियम A to B, the variation of rate of forward reaction and reverse rate of बैकवर्ड रिएक्शन इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन टू टाइम वाला कर्व हम कल देख चुके थे, रटने वाली कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर क्या है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम आज बात करेंगे एक्टिव मास क्या होता है। ठीक है, एक्टिव मास क्या होता है इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक्टिव मास को हम स्पेशली अगर पढ़ें तो हम उसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो लिक्विड्स की जब हम बात करते हैं तो लिक्विड्स में मोलैरिटी, किसी भी लिक्विड की मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलैरिटी इज़ अ टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, हम मोलैरिटी कहें या कंसंट्रेशन कहें या मोल्स पर लीटर जो हम कहते हैं,
ठीक है, कि किसी लिक्विड के कितने मोल्स पर लीटर हमने लिए, या कितनी मोलारिटी का हमने लिक्विड लिया, या कितनी कॉन्सेंट्रेशन का हमने लिक्विड लिया, इसी को हम उस लिक्विड का एक्टिव मास कहते हैं। ठीक है, एक्टिव मास इज इक्वल टू द मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन और मोल्स पर लीटर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखा है तो इसका मतलब है कि ये ए का कॉन्सेंट्रेशन डिनोट कर रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर बी लिखा है तो इसका मतलब ये बी का कॉन्सेंट्रेशन डिनोट कर रहा है। राइट, कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ी रखा है। ठीक, ये हमने सॉल्यूशन चैप्टर्स में हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा है। ठीक है, गैसेस के लिए जो आपका एक्टिव मास है वो सेम रहता है। देखो, कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी, मोल्स पर लीटर ये सेम रहता है, प्लस इसमें हम किसी भी गैस के प्रेशर को भी एक्टिव मास कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ऐड ऑन हो जाती है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और पी ए इज़ द प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, द गैस फॉर्म। और हम अगर किसी ने पढ़ी होगी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, अगर नहीं पढ़ी है तो ध्यान रखिए कि ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, और अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम RT। ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, सो P इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू वो प्रेशर इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT। ठीक, तो ये सब प्रेशर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अगर हम प्योर लिक्विड्स या सॉलिड्स की बात करें तो प्योर लिक्विड्स या सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो एक्टिव मास लिया जाता है इट इज़ ऑलवेज टेकन टू 1, एंड दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, कि आप अगर किसी भी सॉलिड की बात कर रहे हैं या किसी प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं, जैसे वाटर आप ले लो फॉर एग्जांपल, है ना, तो उनकी जो एक्टिव मास होता है वो हमेशा हम 1 लेते हैं। ठीक है, एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉलिड और प्योर लिक्विड। ठीक है, उसके अमाउंट से इंडिपेंडेंट होता है, उसकी मतलब कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। राइट, वो 1 ही रहेगा, चाहे आप 1 m सॉलिड ले लो, 1 मतलब 1 मोलर सॉलिड ले लो, या आप 1000 मोलर सॉलिड ले लो, उसका जो एक्टिव मास रहेगा वो 1 ही रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ जो एनसीईआरटी लिखती है कि सॉलिड्स के लिए डेंसिटी और मोलर मास ये कांस्टेंट होते हैं। कैसे, अभी हमने पहले पढ़ा कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। देखिए, ये एक्सप्रेशन किसी को याद नहीं है तो प्लीज़ याद कर लीजिए, और याद है तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू n बाई वी। ठीक है, n को जो हम n जो है हमारा, इसको हम मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं, और अपॉन v को हम इंटू 1 बाई वी लिख सकते हैं। फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आया, आपकी मोलारिटी क्या होती है, n बाई वी होती है। राइट, इस n को हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इंटू 1 बाई वी। ठीक है, 1 बाई वी मतलब 1 बाई वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपका मास अपॉन वॉल्यूम है, आपने सुना होगा मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। और ये क्या है, ये मोलर मास है, तो अपॉन मोलर मास, तो जो मोलारिटी है ये कांस्टेंट रह रही है, इसका मतलब डेंसिटी अपॉन मोलर मास कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, डेंसिटी अपॉन मोलर मास कांस्टेंट रह रहा है, तो फॉर सॉलिड्स डेंसिटी एंड मोलर मास आर कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। और कुछ कन्वर्जन्स हैं जो इस चैप्टर में आपको बहुत मदद करेंगे, तो आई विल सजेस्ट कि आप इन्हें ध्यान रखें या आप इन्हें लर्न कर लें, कि 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.013 बार, या इसी को हम 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल लिख सकते हैं। पास्कल इज़ द SI यूनिट। ठीक है, पास्कल इज़ द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इसी को हम 760 mm ऑफ Hg या टॉर लिख सकते हैं, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिख सकते हैं। Hg मीन्स मर्क्यूरी। ठीक है, एक बार को हम इतना पास्कल लिख सकते हैं, इतना ATM लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपकी कन्वर्जन में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बहुत काम आएंगी, इसलिए ये
याद रख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ लाइन से एनसीईआरटी की ही। द टर्म एक्टिव मास मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट expressed in moles per liter molar concentration और the pressure of the reacting gas। pressure कब? जब गैस होगी, ठीक है, in the atmosphere। the active mass of solid and pure liquid is constant quantity and it is unity, मतलब 1, because it is an intensive property, मतलब ये मास पे नहीं डिपेंड करता, ठीक है। that is the number of molecules present per unit volume do not change because density and molar weight या mass of solid and pure liquid are constant, ठीक है, उनके डेंसिटी और मोलर मास कांस्टेंट होते हैं। बट इट डज नॉट अप्लाई फॉर गैसियस सब्सटेंस बिकॉज फॉर देम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम चेंज विद चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा गैस के केस में नहीं होता है, ठीक। ये है कि other names of active mass can also be used as follows, ठीक है। और क्या क्या हम एक्टिव मास को और किन किन नामों से बुला सकते हैं? तो पहला है आपका क्या है, मोल्स पर लीटर से बुला सकते हैं, ग्राम मोल पर लीटर से बुला सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल्स पर लीटर से बुला सकते हैं, मोलारिटी से बुला सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से बुला सकते हैं, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं, एक्टिव क्वांटिटी कह सकते हैं, N/V मतलब वही मोल्स पर वॉल्यूम, ठीक है। C कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मोलारिटी ऐसे लिख सकते हैं, और हम स्क्वायर ब्रैकेट जिसका मतलब भी होता है कॉन्सेंट्रेशन दिखाना, उससे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा इससे। ये भी एक क्वेश्चन दिया है कि इफ़ 8.5 ग्राम अमोनिया विच इज़ गैस is present in a vessel of 0.5 liter capacity then find out the active mass of ammonia, ठीक है। अब इसमें से ना कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि NH3 और N3H एक ही चीज़ होती है, ठीक है, तो भाई साहब आप बहुत गलत हैं, ठीक है। NH3 इज़ अमोनिया, इसको बहुत बच्चे अमोनिया लिखकर क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अमोनिया, दिस इज़ हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है, दिस इज़ हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसी स्टुपिडिटी नहीं करनी है हमें क्वेश्चंस में, ठीक है। वो स्टुपिडिटी भी नहीं है, आप अननोइंगली कराते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको पता नहीं है, बट आप अननोइंगली चीज़ें कराते हैं, तो इन चीज़ों का सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू, अब ये कैसे लिख दिया मैम, ये आपने कैसे लिख दिया? तो देखो ये ऐसे लिख दिया कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू N/V, ये पता है। N को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर N को इन्होंने N2 लिखा है अगर, ठीक है, N को N2 लिख दिया है अगर, ठीक है। 2 इज़ यूजुअली यूज टू डिनोट सॉल्यूट्स, ठीक है। तो N2/V, N2 को हम लिख सकते हैं W2 मतलब वेट 2 का अपॉन मोलर मास ऑफ 2 अपॉन वॉल्यूम यहाँ पे देखो वॉल्यूम लीटर में दी जानी चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम क्या दी जानी चाहिए? लीटर में दी जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि वेट दिया है 8.5, ठीक है, वेट दिया है 8.5, ठीक। एक मिनट रुकिए, स्पेस थोड़ा कर लेते हैं फिर करते हैं, ठीक है। ये हमने मोलारिटी के इक्वल निकाल दिया, हमें इसी में रखकर हमें मोलारिटी निकालनी है और मोलारिटी हमारा एक्टिव मास हो जाएगा, ठीक है। अब वेट हमें दिया है 8.5 ग्राम, ठीक। हमें मोलर मास अमोनिया का हमें निकालना है। N का क्या होता है 14 और H हमारा होता है 3, तो हमारा 17 हो जाता है, ठीक है, 17 हो जाता है। अपॉन वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम इज़ 0.5, ठीक है, 0.5, 17 5 ज़ा
85 होता है, डेसिमल लगा है तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 से 0.5 कट जाएगा, आंसर आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, तो जो एक्टिव मास हो जाएगा वो आपका 1 मोलर हो जाए, 1 मोल्स हो जाएगा। ठीक है, 1 मोल्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलें। ये क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द एक्टिव मास इन ग्राम मोल पर लीटर। मैंने कहा था ना एक्टिव मास को ग्राम मोल पर लीटर में भी कर सकते हैं। व्हेन इतना ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl इज प्रेजेंट इन इतना ml एक्वस सोल्यूशन। देखो कुछ लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि जब NaCl सॉलिड हो गया तो इसका एक्टिव मास 1 हो जाना चाहिए, बट देखिए हमने क्या किया है, NaCl को हमने क्या कर दिया है, NaCl को हमने क्या करा है, पानी में डाल, एक्वस सोल्यूशन में पानी में डाल दिया है। तो अब जो सोल्यूशन पूरा बन गया वो तो पानी बन गया ना, वो तो पानी बन गया। नमक को हम अगर पानी में घोल देंगे तो वो नमक सॉलिड में थोड़ी रहेगा, वो तो पानी में कन्वर्ट हो गया ना, तो वो सॉलिड स्टेट में रहा ही नहीं। ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में रहा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर 1 नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर 1 नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, हम फिर से कैलकुलेट करके देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आंसर गिवन तो है, बट अगर आपको इससे ना समझ में आए तो हम फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मोलैरिटी is equal to number of moles by volume. Number of moles is equals to W by M upon V. आई होप हमने ये फॉर्मूला इतनी बार लिख लिया है कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक, अब हमें ये क्या दिया है, W क्या दिया हुआ है हमें, 0.585 दिया है, 0.5। ये क्या हो रहा है, एक मिनट, वेट अ मोमेंट। आज स्टाइलस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। देखिए आपको मैं इससे समझा देती हूँ। जो M है वो वेट अपॉन मोलर वेट, तो जो मोलर वेट होता है ना आपके NaCl का, Na का होता है 23 और Cl का होता है आपका 35.5। ठीक है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 58.5। ठीक है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, 58.5, इसलिए हमने मोलर मास लिखा है 58.5 इंटू ml में लिखा था, हमेशा वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, तो 1000 अपॉन 100 अपॉन 1000 हमने किया होगा, तो ये जो हमने अपॉन किया ये ऊपर चला गया। ठीक है, ये ऊपर चला गया। अब क्या हुआ कि इससे ये कट गया 100 टाइम्स। ठीक है, और ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गए, ये जो 100 कटा इसके 1 ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, 1/10 बचा, जिसको हम 0.1 m लिख दिए। ठीक है, अब ये देखिए, कैलकुलेट द एक्टिव मास ऑफ 40 ग्राम NaCl दैट इज सॉलिड। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पर NaCl किसी भी पानी में या किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ NaCl है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन वॉज गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वेक इन 1864। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हम पढ़ रहे थे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसका क्या मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आपका होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन की पावर उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स की। ठीक है, अगर हम स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को n लिख दें तो ये हमारा ऐसे हो जाता है। ठीक है, और अगर हम ये समझे ना, द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of active mass of the reacting species। प्रोडक्ट मतलब अगर जैसे देखो A भी दिया है अगर रिएक्टेंट में ना, तो A का कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट्स हैपनिंग, अगर A भी दिया है
ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, इसका ये मतलब है। अगर एक रिएक्टेंट है तो एक रिएक्टेंट, दो है तो दो का प्रोडक्ट, तीन है तो तीन का प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, रिएक्टेंट्स का ही रखना है हमेशा, प्रोडक्ट्स का नहीं रखना है। रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया जिसको हम रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आई होप आप लोग। तो देखो जैसे अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, स्मॉल ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, ठीक है। तो ये जो आपके ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी हैं, ये आपके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगी वो आपकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जब रिएक्शन इस डायरेक्शन में चल रही हो, सिर्फ जब रिएक्शन, एक मिनट रुको बाबा, जब रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ऐसे चल रही हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रही हो कि आपके रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट मतलब ये रिएक्ट कर कर प्रोडक्ट बनाना है, ध्यान से समझो, ये नहीं कि हमें ये आता है, अभी आगे काम आएगा, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब इस साइड से इस साइड के प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the concentration of the reacting species raised to the power of their stoichiometric coefficients। तो A का concentration टू द पावर स्मॉल ए जो इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, B के concentration, ये दोनों A और B रिएक्टेंट है ना, तो B का concentration टू द पावर इट्स स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का क्या प्रोडक्ट, ठीक। और अगर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हमने के एफ लिख दिया क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट था, ठीक है, जिसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। जब हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, ध्यान से समझना, जब हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे ना तो हमारी रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। ये आपकी ये सी और डी ये आपके रिएक्टेंट हो जाएंगे और ए और बी आपके प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो चूंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, और अब चूंकि सी और डी आपके क्या हो गए हैं, रिएक्टेंट हो गए हैं, तो इसलिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की कॉन्सेंट्रेशन और उसकी पावर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, डी की कॉन्सेंट्रेशन एंड उसकी पावर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज के बी, सी की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर सी, डी की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्मॉल डी, ठीक है। के बी हमने लिखा है रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब एट इक्विलिब्रियम हमें पता है कि नेट रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो होता है, नेट रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो होता है, इसका मतलब फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ज़ीरो होता है, ठीक है। इसका मतलब फॉरवर्ड जो थी आपकी, हम यहाँ से देखा, अगर हम यहाँ से देखें कि फॉरवर्ड थी ये, तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ये थी, माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जब ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये इतना चीज़ जब इस साइड आएगी RHS में तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि KF/KB इज इक्वल्स टू इतना, और इसको हमने एक नए कांस्टेंट जैसा नाम दिया जिसको हम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, के EQ से हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन देखिए कि नेट रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपका ऐसे दिया है, ये दिया है, नेट रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपका ये दिया है तो आपसे पूछ रहा है कि के EQ की वैल्यू क्या है, के एट इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या है, ठीक है, इसकी पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, के फाइनल माइनस के बी, के फाइनल नहीं सॉरी, के फॉर फॉरवर्ड अपॉन के फॉर बैकवर्ड, ठीक है। तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन आपकी
ये होती है, ठीक है। नेट रेट ऑफ रिएक्शन ये होती है जब हम क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को जो हमने पढ़ा है इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारा ये जो है ये के एफ के बराबर आ जाएगा, और ये जो हमारी वैल्यू दी है ये के बी के बराबर आ जाएगी। तो के एफ अपॉन के बी हमारा के एफ अपॉन के बी हमारा के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। हमारी वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इसी से देखिए, इसी से लॉ ऑफ एक्टिव मास जो था आपका, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसी से हमने एक और नया लॉ बना दिया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो, हम कोई भी एक जनरल अगर इक्वेशन ले, ये देखो, ये अगर कोई जनरल इक्वेशन है, ये वाली, ये जो इक्वेशन लिखी है ऊपर, ये वाली अगर हम जनरल ये इक्वेशन की बात करें और इसके इक्विवेलेंट को देखें, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखें, ठीक है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखें तो हमें क्या समझ में आएगा कि ऊपर क्या लिखे हैं, आपके प्रोडक्ट्स लिखे हैं, और नीचे क्या लिखे हैं, आपके रिएक्टेंट्स लिखे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे पढ़ो, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स सी एंड डी raised to their stoichiometric coefficients, ठीक है, रेशियो ऑफ दिस टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ reactants A and B raised to their stoichiometric coefficient has a constant value known as equilibrium constant, and this is known as law of chemical equilibrium या equilibrium law, ठीक है। इसको हम, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, कोई एक कांस्टेंट है ना इसकी वैल्यू, ठीक है, जहाँ पर ए जो है वो आपका एक्टिव मास होता है, ठीक है, ए जो है वो आपका एक्टिव मास है, ठीक। अब जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम कुछ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेशर के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब वही है कि हमने ये वाली रिएक्शन ले ली, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में जैसा हम लिखते चले आ रहे थे, तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में जब हम इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट, ठीक है, और इसको हम के सी लिखेंगे। सी क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम कर रहे हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर कब हम लेते हैं? जब गैसेस होती हैं, राइट। तो जब अगर कोई गैस का प्रेशर दिया है तो हम प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लिकेशन अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कहलाएगा, जिसको हम के पी लिखेंगे, ठीक है। के पी क्यों? पी फॉर प्रेशर। अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम लिख रहे हैं तो हम उसको के एक्स कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि हम के पी सी भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी हो उसमें और उसमें प्रेशर भी हो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन भी हो प्रेशर भी हो, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में हो, ठीक। इतना समझ में आई होप आपको आया होगा। तो ये देखिए, ये प्रैक्टिस के लिए अलग अलग आपके दिए हुए हैं। जैसे अगर ये इक्वेशन आपको दे दी जाए और इसके लिए आपको के सी, के पी और के एक्स लिखना हो, तो ठीक है, तो देखो, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट N2 है, उसका कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो टू द पावर 1, और H2 टू द पावर 3, ठीक है, H2 टू द पावर 3। पर यहाँ पर जब हम के पी लिखेंगे तो उसका प्रेशर आ जाएगा, के पी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? उसका प्रेशर आ जाएगा, ठीक। तो P ऑफ NH3 टू द पावर 2, PN2, PH2 टू द पावर 3। मोल कॉन्सेप्ट मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन टू द पावर 2
अपॉन मोल फ्रैक्शन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2⁻3। ठीक है, तो चीज़ें चेंज हो जाती है, फॉर्मेट वही रहता है। ठीक है, सेम फॉर अगर इस रिएक्शन के लिए आप देख लें, आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, क्लैरिटी होती है प्रैक्टिस करने से। फिर ये आपका जो इधर थर्ड वाला है, थर्ड में देखिए, थर्ड में हमने क्या किया, केपी जब हमने लिखी, केपी देखिए, केपी देखिए यहाँ पर सब गैसेस थे, सब ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। केपी जब हमने लिखी तो हमने प्रोडक्ट की लिखी तो ये CO2 की लिखी जो गैस था। ठीक है, PCO2 लिखा, फिर PCaO लिखा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और हमने CaCO3 नीचे लिखा। ठीक है, पर आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है, दोनों सॉलिड हैं। ठीक है, और सॉलिड के लिए प्रेशर तो कोई ऐसा डिफाइंड है नहीं, तो दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, और आपका बचेगा क्या, PCO2 बचेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में देखो, कॉन्सेंट्रेशन में भी सॉलिड है, तो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 1 एंड इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 1, बचेगा क्या, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सेम फॉर आपका एक्स मोल फ्रैक्शन भी होगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको केसी दे दे और कहे कि आप रिएक्शन लिखें। ठीक है, कहें कि रिएक्शन लिखो, तो ऊपर जो दिया है वो प्रोडक्ट है, नीचे जो दिया है वो रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट X एंड Y है, और इसकी पावर चूँकि 3 है तो इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 लिख देंगे, और इसकी पावर चूँकि 4 है तो इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम 4 लिख देंगे। ठीक है, और नीचे जो है हमारा Z⁻2, मतलब रिएक्टेंट हमारा Z है, पावर 2 है, तो हम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लिख देंगे। ठीक है, सेम हमारा यहाँ पर प्रेशर के टर्म्स में दिया हुआ है, तो तब भी हम रिएक्शन लिख सकते हैं। प्रेशर ऑफ R दिया है, प्रेशर ऑफ S दिया है। ठीक है, अगर O2 का प्रेशर हमें लिखना है ना, तो हम उसे PO2 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। और मतलब इसका मतलब R और S जो है हमारा वो क्या है, प्रोडक्ट है, और PZ और PX दिया है, मतलब Z और X हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। अब Z हमारा रिएक्टेंट है और उसकी टू द पावर 1 है, इसका मतलब इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। PX टू द पावर 2 है, इसका मतलब इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, और X है हमारा प्रोडक्ट। ठीक, फिर वो रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो R हमारा रिएक्टेंट है क्योंकि PR दिया है, और टू द पावर 2 है, मतलब इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 होगा। ठीक है, PS दिया है ऊपर, इसका मतलब S हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, और टू द पावर 3 है, इसका मतलब इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 होगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अ क्वांटिटी ऑफ PCl5 was heated in a 10 लीटर वेसल एट इतना डिग्री सेल्सियस, ये आपको रिएक्शन दी हुई है। एट इक्विलिब्रियम द वेसल कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ PCl, 0.10 मोल्स ऑफ PCl3 एंड 0.2 मोल्स ऑफ Cl2। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। ठीक है, मोल्स दिया है और वॉल्यूम दिया है। कुछ लोग देखो क्या करेंगे ना, खटाखट देखा, अच्छा ये रिएक्शन दी है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा PCl5 0.1 मोल दिया है, PCl2 0.2 मोल दिया है, और Cl2 आपका 0.2 मोल दिया है। लाओ क्या करें, रिएक्टेंट का लिखें 0.2, फिर लिखें 0.2 अपॉन 0.1। हमने 0.1 से 0.2 को 2 बार काटा, 2 इंटू 0.2, 0.4 हमारा आंसर हो गया। दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है, हमें क्या दिया है, मोल दिया है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी है। ठीक है, और मोल के टर्म्स में हमने कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन नहीं किया, हमने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में डिफाइन किया है, मोलारिटी के टर्म्स में डिफाइन किया है। और मोलारिटी क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो हम ऐसे सिर्फ मोल रख कर नहीं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ रहे, हम क्या करेंगे, मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या दी है, 10 लीटर दी है। ठीक है, तो 0.2 अपॉन 10 इंटू 0.2 अपॉन 10 अपॉन 0.1 अपॉन 10, 10 से 10 कटेगा, 0.1 से 0.2 2 बार कटेगा, ये हो जाएगा 0.4 अपॉन 10, 0.04। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस के लिए।
तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए और बेहतरीन टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।